Once again, मोस्ट वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 है ये। और हम इसके पहले एक वीडियो बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, वो हम पढ़े थे प्रोज सेक्शन में। अब आज हम पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का, सारा चैप्टर एक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और 1631 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है ना। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का लव पोएम है। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। तो कैसा पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू डन्स। स्वीटेस्ट लव जो है ना, आई डू नॉट गो, ये संबोधित करता है डन्स। किसके? डन का क्या, किसको संबोधित करता है? तो वो अपनी वाइफ को। अगर बिलव्ड रहे तो बिलव्ड दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है ना कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाता है और कहाँ जाना चाहता है? जर्मनी। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डन्स डैश कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। देखिए, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश जा रहे हैं। डन स्टडीड लॉ। डन ने क्या किया? लॉ का स्टडी किया। एंड रीड, और उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा? थियोलॉजी। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन डन जो है ना सूरज को सेटिंग करते हुए देखता है। कब की बात करता है? यस्टर नाइट। जब आप कविता पढ़िएगा ना तो ये वर्ड आपका जिक्र किया गया, यस्टर नाइट। द पोइट इज बेटर दैन द डैश। पोइट जो है ना, सॉरी एक छूट गया यहाँ पे, तो अच्छा उसको पढ़ लेगा। सन से तुलना करते हैं। जॉन डन हैड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कौन से यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया गया था? इनके धर्म के कारण। तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन को पता चल गया था, जॉन डन को समझ में आ गया था, डैश इज सर्टेन, क्या निश्चित है? तो डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन डन फील्स दैट मैंस पावर इज़ वेरी वीक। जॉन डन फील्स करता है, समझ में आता है कि मनुष्य का जो पावर होता है ना वो काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में वह एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना। और ये कौन थे? जॉन डन थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो EJAN। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है? लिरिक है। द पोइट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द डैश। पोइट अपनी कल्पना किससे करते हैं, मतलब तुलना किससे करते हैं? सन से। द सन हैज़ नो डिजायर नॉट डैश। सन के पास क्या नहीं है? डिजायर नहीं है, ना ही सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये किसके द्वारा? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में इसकी मृत्यु हो गई। वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन डैश पोएट। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का लिरिक है। डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? ये वॉल्ट व्हिटमैन है। वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स। ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। कब? जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था। इन द पोएम द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। इस कविता में जो है ना कवि कितने ईयर का है? तो 37 ईयर्स का। डैश इज नॉन पीपल्स पोएट एज पीपल्स पोएट। वॉल्ट व्हिटमैन जो है ना पीपल्स पोएट, लोगों के कवि के रूप में जाना जाता है। वॉल्ट व्हिटमैन जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है ए स्पीयर ऑफ डैश ग्रास। तो कौन सा ग्रास? समर ग्रास। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, एवरी एटम ऑफ डैश इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारे ब्लड की बात करता है, ठीक है। सभी ह्यूमन में ब्लड जो है ना वो सेम है, हम अलग नहीं किसी दूसरे से। हिज बेस्ट वर्क लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। उनका जो लिप्स ऑफ ग्रास है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1855 ईस्वी में। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? अमेरिका से। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इन दिस पोएम द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। इस कविता में कवि खुद के लिए क्या करते हैं? तो खुद के लिए सेलिब्रेट करते हैं और सिंग्स करते हैं, गाना गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब आपका चैप्टर आता है 3, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? WH ऑर्डन के द्वारा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। WH ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948। 1948 ईस्वी में कौन सा प्राइज जीता था? तो ये पुलित्जर प्राइज जीते थे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, जब आप कविता पढ़िएगा ना तो वहाँ पे लाइन दिया गया, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जम जाना। इन दिस पोएम विस्परिंग नेबर्स आर द एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डैश। विस्परिंग नेबर को यमदूत कहा गया
और ये यमदूत क्या होते हैं? डेथ का मैसेंजर होते हैं, मृत्यु का देवता होते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एक प्रकार का क्या है? लिरिक है। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश नॉट कम, नाइटिंगेल तो डम हो जाती है, फिर कौन नहीं आने वाला है? तो कौन? एंजल, फरिश्ता नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ट्रोल्स मेंशन इन द पोएम, इस कविता में ट्रोल्स की बात कर रहा है। आखिर ये ट्रोल्स क्यों, कौन है? डैश मैथोलॉजी क्रिएचर्स, ये एक प्रकार का प्राणी है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कैंडिनेवियन धर्मशास्त्र से, पौराणिक कथाओं से। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, फॉलिंग ऑफ, क्या फॉलिंग ऑफ डैश? तो लीव्स, पत्तियों का तेजी से गिरना ये किसको दिखाता है? स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कि बहुत तेजी से हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट्स, ये दिखाता है क्या? द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, निराशा को मानव के जीवन में। डैश वाटरफॉल, अगर वाटरफॉल की बात करता है ना तो वाइट वाटरफॉल है, और ये वाइट वाटरफॉल क्या करेगा? ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, उसके रास्ते में उनको क्या करेगा? कुछ देर के लिए रिलीफ देगा, ठीक है। डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में जो है ना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में कौन घूमते रहता है? तो वो ट्रॉल्स की जिक्र करता है, दूसरे के मुंह के निवाला छीन लेता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, किसके बारे में बात करता है? फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। डैश इज डम्ब, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन डम्ब हो जाती है? तो वो है नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, सॉरी 13 तो हो गया, हाँ 14। द प्रेम्स आर डैश, प्रेम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, और ये क्या करता है? रोलिंग करते हुए आती है, ठीक है ना। हमारा भी लाइफ उसी प्रकार क्या हो रहा है? धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहा है। ही वॉन पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन, ये जो पुलित्जर प्राइज जीते थे ना, तो वो किसके लिए मिला था इनको? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। आज देखिए ये दो फेज में बढ़ गया था, ठीक है। ये एक अमेरिकन ब्रिटिश फेज हो गया, इंग्लिश फेज इसको कहा गया, और एक अमेरिकन फेज में। ब्रिटिश फेज में इन्होंने क्या क्या लिखा? ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। जबकि बात करते हैं अमेरिकन फेज की, तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एचेस। तो दो ग्रुप में बढ़ गया, दो फेज में बढ़ गया वो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ऑड टू ऑटम, किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। 1795 में इसका जन्म हुआ, 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। ये जो जॉन किट्स थे तो ना रोमांटिक पोएट थे। आगे पढ़ते हैं। डैश डाइट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 26, 26 साल की अवस्था में इनको ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी से मौत हो जाती है। वो कौन लेखक थे? जॉन किट्स। ऑटम सीजन, ऑटम इज ए सीजन, ऑटम एक सीजन है ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ये होता है फलों से भरा हुआ। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, तो विंटर के सीजन में या स्प्रिंग के सीजन में या ऑटम सीजन में, तो ऑटम के सीजन में जो है ना, नए नए पत्तियाँ, नए नए फल फूल आ जाते हैं पेड़ों पर। ऑड टू ऑटम एक प्रकार का क्या है? तो ये ऑड है। ऑड टू ऑटम इज रिटेन, कब लिखा गया था? तो सितंबर 1819 में लिखा गया था। किट्स वाज ए डैश पोएट, किट्स बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर से काफ़ी प्रेम करते थे। वो कौन थे? जॉन किट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थीम ऑफ द ऑटम इज डैश, ये जो ऑटम सीजन का जो थीम है वो क्या है? फुलफिलमेंट का, मैच्योरिटी का। डैश सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम में जो है ना, कौन अनाज के ढेर पर एकदम केयरलेसली बैठी हुई है? तो वो किसके बारे में बात करती है? एक महिला के बारे में बात करती है। डैश कॉल्ड ऑड टू ऑटम किट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल दिस, कौन कहते हैं कि ये ऑड टू ऑटम जो है ना, जॉन किट्स की सबसे अच्छी सेटिस्फाइंग ऑड्स है? देखिए यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन आपका वही हो जाएगा, ऑड टू ऑटम से। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बार बार पूछा जाता है। लामिया है, हाइपेरियन है, इंडिमियन है। इनकी जो पहली पोएम थी, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में, ठीक है ना। और एडवर्ड स्पेंसर से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के वो कविता लिखना शुरू किए। 5वां नंबर में आते हैं एन एपिताफ है, इनको किसने लिखा है? वाल्टर डेला मेयर ने।
1873 में इसका जन्म हुआ, 1956 में इस पे मृत्यु हुई। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। वाल्टर डेलामेयर हमें जागरूक करते हैं किनसे? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मानवीय आज जो मतलब हमारा जो आधुनिक जीवन है उसके अमानवीय दशा को दिखाता है, उनसे जागरूक करते हैं, हमको जागरूक कराते हैं। एन एपिताफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल। एन एपिताफ जो है ना, ये इसमें वर्णन किया गया है एक ब्यूटीफुल लेडी के। वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का रिसीव किया, प्राइज भी मिला, और किसके द्वारा दी गई थी? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा दी गई थी। लेकिन कब दी गई थी? 1953 में। वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। किस कविता में लेखक अपने सैड फीलिंग्स को व्यक्त करता है एक ब्यूटीफुल लेडी के प्रति? तो वो है आपका एन एपिताफ। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डैश। एन एपिताफ का मतलब क्या होता है? ग्रेव, कब्र होता है एक प्रकार का, उसी में महिला पड़ी हुई है, ठीक है ना। और पोएट को ऐसा लगता है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, नो बडी विल, कोई उसे क्या नहीं करेंगे? याद नहीं करेंगे। द लेडी मेंशन इन द पोएम, इस कविता में जो लेडी का वर्णन किया गया है ना एन एपिताफ में, वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस कंट्री से? तो वेस्ट कंट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू, यानी कि ये जो कविता का टोन जो है ना वो मेलनकली है, शोक गीत है। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी पोएट, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाए। अब चलते हैं 6 नंबर, द सोल्जर। द सोल्जर क्या है? एक प्रकार का वार है, इसको सोनेट भी कहा जाता है और इसको पैट्रियोटिक पोएम भी कहा जाता है। 3 नाम दिया गया इनका, ठीक है। किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। 1887 में इसका जन्म हुआ, 1915 में इसकी मृत्यु हो गई। बहुत कम दिनों तक जिंदा रहे थे ये। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक प्रेज, रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं किसकी? इंग्लैंड के, ठीक है। दूसरा नंबर के कहता है द सोल्जर इज ए डैश। सोल्जर एक प्रकार का क्या है? तो सोल्जर एक प्रकार का सोनेट है। द लाइन, ये जो लाइन दिया गया इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से। द पोएट इन द सोल्जर इज डेपिक्टेड द मिजरी ऑफ डैश। द पोएट जो है ना, सोल्जर जो है ना, डेपिक्टेड द मिजरी, ये चित्रित करते हैं किसको? वार को, वार के बारे में बतलाते हैं, युद्ध के बारे में। सोनेट जो होता है ना एक कविता होता है, वो कितने लाइन्स का होता है? 40 लाइन्स का। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश, ये जो कविता में सोल्जर में जो है ना, कवि जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? सोल्जर है। हैज यूज्ड इंग्लैंड या इंग्लिश इन दिस पोएम, इस कविता में जो है ना इंग्लैंड को वो कितने बार यूज़ किए हैं? तो 6 टाइम्स, 6 बार इन्होंने जिक्र किया है इंग्लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश सेड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। किसने कहा कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना हैंडसम यंग मैन है? वो भी किसका? इंग्लैंड का। तो W.B. येट्स ने कहा। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूक याद किया जाता है किसके? वार पोएट के रूप में। ही वॉज डाइड ऑफ डैश ऑन अप्रैल 23 इन 1915, 23 अप्रैल 1915 को ये मर गए। किसके कारण मर गए भाई? तो एक इसका सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया क्या होता है? घाव के सड़ने से। हिज रेपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन डैश वार सोनेट्स, कितना वार सोनेट्स लिखे थे ये? तो ये 5 वार सोनेट लिखे थे। रूपर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर थे, कहाँ का? तो ब्रिटिश या इंग्लैंड का, ठीक है। अब चलते हैं हम 7, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया? ओल्ड पॉजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। मैकेबेटी ईच ए या ए एंड डैश, मैकेबेटी को आउटलॉ कहा जाता है, यानी कि कानून को तोड़ने वाला कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट, मैकेबेटी इज ए डैश क्रिमिनल, कैसा क्रिमिनल है? तो ये मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डैश फाइंड्स मैकेबेटी लेजी एंड हाफ स्लीप। कौन पाता है कि मैकेबेटी जो है ना लेजी है और हाफ स्लीप है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा T.S. एलियट। मंगूजेरी और ग्रिडल बोन, ये भी एक प्रकार का बिल्ली है, ठीक है ना। ऑल्सो ए रैट्स, सॉरी रैट्स नहीं होगा, कैट्स। रैट मतलब हो जाएगा आपका चूहा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, एक प्रकार का कैट।
मैकेबेटी इज कॉल्ड द डैश पॉ, तो कैसा पॉ? हिडन पॉ। टी.एस. एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज, देखिए इसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन कब मिला? 1948 ईस्वी में। टी.एस. एलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, टी.एस. एलियट बिलोंग करते हैं किस सेंचुरी से? तो 18th सेंचुरी से। द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा? तो टी.एस. एलियट के द्वारा। ये कब इनके बुक है, रचनाएं है, वर्क्स है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम। है नहीं सर? मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम। देखिए टी.एस. एलियट के अनुसार मैकियावेली जो है ना, इसको संज्ञा दिया गया क्राइम की, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ओके, मैकियावेली इज फुल ऑफ डैश, तो मैकियावेली जो है ना डिजिटफुलनेस, इनको माना गया क्या कि मैकियावेली जो है ना एक मक्कारी है, बहुत ही धोखेबाज है। ओके, नेक्स्ट आपका है द वेस्टलैंड। बिन कंपोज्ड बाय, वेस्टलैंड किसके द्वारा कंपोज किया गया? टी.एस. एलियट के द्वारा। और ये तो बता दिए हैं मैकियावेली, यहाँ से देखिए टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। मैकियावेली द मिस्टिक कैट इज ए डैश पोएम, कैसा पोएम है ये? तो ह्यूमरस पोएम माना गया है। द पोइट कंपेयर्स मैकियावेली टू द डैश, पोइट जो है ना मैकियावेली के जो तुलना किया है वो किससे किया है? नेपोलियन से किया गया है। मैकियावेली मूव्स लाइक ए डैश, मैकियावेली जो मूव्स करता है ना वो किसकी तरह? स्नैक की तरह मूव्स करता है, ठीक है ना। मैकियावेली डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। मैकियावेली जो है ना जहाँ पे क्राइम करते हैं ना, वहाँ पुलिस पहुँचने के पहले वो क्या करते हैं? निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, आपका 8 चैप्टर नंबर 8 है फायरहैमन। तो फायरहैमन की बात करते हैं। के.के. दारूवाला लिखा है। के.के. दारूवाला कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। और के.के. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और ये कब मिला था? ये आपका चलेगा 1984 में। फायरहैमन डील्स विथ डैश घाट, तो बर्निंग घाट की वर्णन करता है ये, शमशान घाट का। के.के. दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियस, तो ये पारसी थे, जो राष्ट्रीयन थे, ठीक है। वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? फायरहैमन से लिया गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार जो नियरेस्ट टावर था ना वो कितने दूरी पे था? 1000 मील की दूरी पे था, ठीक है। द डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्ड, कौन ऐसा चीज़ है जो कि फॉरगेट्स भूल जाता है अपने कार्य को, ठीक है ना, डेड बॉडीज़ को भूल जाता है जलाना, तो ये है आपका फायर। द डैश बॉर्न चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंपल्सन, अब कौन से बच्चे को लेखक जो है ना मजबूरन हो करके फायर को देना पड़ा, तो वो है उसका फर्स्ट चाइल्ड था। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किसके द्वारा लिखा गया है? के.के. दारूवाला के। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फायरहैमन से लिया गया है, ओके। द थीम डिबोचरी, डिबोचरी का मतलब क्या होता है? ये होता है कौन सा बिहेवियर? इमोरल बिहेवियर। द स्पीकर इन द पोएम फायरहैमन स्वेयर्स, 2 बार ये शपथ लेते हैं, ठीक है ना। द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर सम वाट डिफरेंट, ये जो पारसी होते हैं ना, इनका जो डेड बॉडीज दाह संस्कार की जो परंपरा होती है ना वो अलग होती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? खुले मैदानों में डेड बॉडीज को छोड़ देते हैं, और उसके बाद जितने भी पशु पक्षी मतलब पक्षियाँ होते हैं उनको डेड बॉडीज़ को नोच नोच के खा जाते हैं, ठीक है। वही टावर ऑफ साइलेंस होता है। अब चलते हैं स्नैक के बारे में पढ़ते हैं। तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। डी.एच. लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश, ये प्रिमिटिव लाइफ इन डैश, प्रिमिटिव लाइफ, वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो स्नैक में ये वर्णन किए हैं। डैश वांटेड टू किल द स्नैक, कौन स्नैक को मारना चाहते थे? तो पोएट खुद मारना चाहते थे। वाज इट कवार्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन है आपका स्नैक का। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नैक ब्लैक स्नैक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, कहाँ जो है ना ब्लैक स्नैक्स को इनोसेंट माना जाता है? तो वो सिसिली है। इन द पोएम स्नैक लॉरेंस डिनाउंसिंग द आर्टिफिशियलिटीज डैश लाइफ, तो ये है आपका आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। द पोएट हिट्स द स्नैक विथ अ डैश, पोएट जो है ना सांप को मारता है, किससे? किसको फेंक कर मारता है? लॉक को फेंक करके मारता है। द स्नैक लुक्ड एट द पोएट भैगवली, सांप जो है ना लेखक को तो देखता है लेकिन भैगवली नॉट क्लियर, यानी स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, और अस्पष्ट रूप से देखता है वो। द पोएट स्नैक पिक्ड अप डैश ए लॉक, तो कैसा लॉग उठाता है वो? क्लम्सी, जो टेढ़ा बोका
रहता है, टेढ़ा टेढ़ा डंडा रहता है, वो उठा के मार के फेंकता है वो। द स्नैक सीम्ड लाइक ए डैश इन एक्सेल। अब स्नैक जो है ना, स्नैक को सांप लगता है कैसा, एक्सेल, यानी कि किंग ऑफ एक्सेल, राजा इस दुनिया का। ए डैश इज मैंसन इन द पोएम स्नैक। इसमें कौन सा ऐसा स्नैक चैप्टर में जिक्र किया गया है, तो कैरोब ट्री का जिक्र किया गया है। द पोइट कंपेयर्स द स्नैक टू ए डैश बर्ड एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस क्या है, एक सी बर्ड है, ठीक है ना, एक पक्षी है, उसके तुलना किया गया है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। तो कहता है ये लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया, तो रिटन बाय D.S. लॉरेंस के द्वारा। द फ्रेज ए किंग ऑफ एक्सेल, ये फ्रेज है एक प्रकार का इस स्नैक में। ये फ्रेज किसके लिए यूज किया गया, तो ये स्नैक के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और आपका लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंडमदर हाउस। तो देखिए क्या कहता है, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। किसके द्वारा, समर इन कोलकाता एक प्रकार का कलेक्शन है, वो है कमला दास का। कमला दास इंडिया से बिलोंग करती है। माई ग्रैंडमदर हाउस एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का लिरिक है, यानी कि आगे जाके पढ़िएगा आप, ये एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इसकी आत्मकथा है। द पोएट इन द ग्रैंडमदर हाउस, जब पोएटेस कवित्री जो है ना, वो बैक्स एट डैश, तो वो दरवाज़ा क्या करती है, दूसरे के स्ट्रेंजर्स दरवाजे पे जाकर के वो क्या करते हैं, पता पूछते हैं, जिस प्रकार की कोई भीख मांगता है। माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड होते हैं कब, 1965 को। कमला दास इज ए एन डैश पोएटेस, तो बताया ना इंडियन पोएटेस है। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंडमदर हाउस लिव्ड, यानी कि बचपन में लेखिका कहाँ रहा करती थी, तो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। स्नैक्स वेयर सून सीन एमंग डैश, यानी कि माई ग्रैंडमदर हाउस में सांप कहाँ घूमते हुए नजर आता है, तो किताबों के बीच में। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, सुनसान पड़ चुका है, वीरान हो चुका है। ड्यू टू द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु के बाद वो हाउस वीरान हो चुका है, तो वो महिला, उसकी ग्रैंड मदर। माई ग्रैंडमदर हाउस इज ए एन डैश पोएम बाय कमला दास, एक प्रकार का क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है। माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन, तो माई ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश हुआ था जो ना, समर इन कोलकाता में पब्लिश्ड हुआ था, ये कलेक्शन है। सी नोटिस ए डैश, वो नोटिस करती है किसको, डॉग को, और वो डॉग को कहती है बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, और वो क्या करती है, कुत्ते से बातें भी करती है, उसका प्यारा कुत्ता है। तो ये आपका क्या था, पोइट्री सेक्शन था। प्रोज का पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब एक आता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, और ये कुछ राइटर का नाम है, हम दे दिए हैं ऑलरेडी, और सब वीडियो में दे दिए हैं। अब देखिए आपका आता है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड चला था 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, तो फर्स्ट पीरियड हिस्ट्री जो है ना, अंग्रेजी के इतिहास का पहला पीरियड जो है ना, वो रेफर करता है ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो केल्टिक। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। 3 नाम से जाना जाता है ये ओल्ड इंग्लिश। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन्स विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यूरोप से आया था वो, और कहाँ आया, ब्रिटेन आया। किसके आगमन से, तो एंग्लो सेक्शन के आगमन से ही अंग्रेजी का क्या हुआ, इतिहास शुरू हो गया। एंग्लो सेक्शन वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब्स, ये ट्राइब्स थे कहाँ के, तो ये आपके यूरोप के थे, ठीक है। और खासकर ये एंग्लो सेक्शन जर्मन ट्राइब्स थे। द नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ इंग्लैंड में, कब, नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ आपका 1066 ईस्वी में, और यहीं से इनका ओल्ड इंग्लिश का खत्म होता है पीरियड। द रेस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट वाट इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डैश वर्ड्स इनटू इंग्लिश। तो ये जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट आया ना, तो बहुत सारे फ्रेंच वर्ड को क्या किया, वो उसमें डाला, इंग्लिश में डाला। द 7 किंगडम्स का आविष्कार किया एंग्लो सेक्शन ने, और एंड केल्टिक इज नॉन, जब 7 किंगडम्स का आविष्कार किया, मतलब ये लोग मिल के संगठन बनाया एंग्लो सेक्शन और केल्टिक के बीच में, तो उनको नाम दिया गया। तो उनका नाम था क्या, एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की। द लीडरशिप ऑफ एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ, धीरे धीरे जो है ना, ये संस्था तो बनाया, लेकिन किसके हाथों में सत्ता चली गई, एंग्लो सेक्शन के हाथों में सत्ता चली गई। द डैश कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेंथ लाइन्स विदाउट कर्व। तो कहता है क्या, रूनिक, रैनिक नहीं है, यहाँ पे रूनिक हो जाएगा, RU हो जाएगा, ठीक है ना। रूनिक एक ऐसा
मतलब आज जैसे ABCD लिखते हैं ना, तो रूनिक कैरेक्टर्स होता था जो कि काफ़ी शार्प स्ट्रेंथ होता था विदाउट कर्व। जैसे कि हम लिखते हैं L, कहीं पे कर्व नहीं है। जैसे हम लिखते हैं V, कहीं कर्व नहीं है। जैसे हम लिखते हैं E, इसी को कहा गया क्या, रूनिक अल्फ़ाबेट। ओके, और जो मुड़ जाता था पहले वो वाला नहीं होता था, उसको रूनिक अल्फ़ाबेट में शामिल नहीं किया गया। द रोमन स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट जो आज हम ABCD रोमन में पढ़ते हैं तो वो 6ठी शताब्दी के बाद ही आया। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वेयर सुपरसीडेड बाय, कैसा कैरेक्टर है, तो ये फ्रेंच कैरेक्टर है। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मेजर इन्फ्लुएंस, एक है लैटिन और दूसरा है आपका स्कैंडिनेवियन। ओल्ड इंग्लिश में 2 मेजर इन्फ्लुएंस हुआ, लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैड इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज, शायद ही कोई ऐसा लैंग्वेज होगा जो कि लैटिन की तरह कोई प्रभावित किया होगा। तो लैटिन जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है, इंग्लिश को। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन जमाने में डैश हैड स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कौन जाना जाता है, तो लैटिन का प्रभुत्व था विश्व में। द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वॉज हॉल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द डैश, किसके आगमन से जो है ना रोमनाइजेशन का जो है ना मतलब हॉल्ट लग गया, मतलब रुक गया, विकास रुक सा गया। तो एंग्लो सेक्शन के आने से ही उसका विकास रुक सा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स जो कहलाता था ना वो उसको विकिंग्स भी कहते थे। डैश एज आर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रॉम टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, तो वो कौन सा एज कहा जाता है, तो विकिंग एज कहा जाता है। दे, देम, देयर आर वर्ड्स, ये कहाँ के वर्ड्स हैं, आज जो हम दे पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं, देम पढ़ते हैं, वो आपका कहाँ का वर्ड है, ये डेनिश वर्ड्स है। द वर्ड आर इज ए वर्ड, ये आर जो है ना वर्ड है, ठीक है ना, और ये वर्ड किससे बना हुआ है, तो बी से ही निकला है। पहले आर नहीं होता था, बी से ही काम चला लेता था, ठीक है। तो ये वर्ड किसका है, तो ये स्कैंडिनेवियन का वर्ड है, आर जो हम आज पढ़ते हैं। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश साहित्य का जो गोल्डन पीरियड रहा वो किसके शासनकाल में रहा, तो किंग अल्फ्रेड के शासनकाल में रहा। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड वाज, किंग अल्फ्रेड जो थे ना उनका जो नोटेबल बुक रहा वह था द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ठीक है, यहाँ पे क्रॉनिकल हो जाएगा। द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश का पहला प्रोज, एंड द फर्स्ट कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ ए यूरोपियन नेशन ऑन इट्स ऑन लैंग्वेज, अपनी ही भाषा में लिखा था, वो कौन सा बुक था, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। द ईयर डैश मार्क्स द एंड ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का अंत कब हो जाता है, 1066 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द नॉर्मन्स एंड हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग ए लैंग्वेज सच एज, यानी कि नॉर्मन के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई संरक्षण नहीं दिया था, किसको, इंग्लिश को। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर, नेटिव इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, ठीक है ना, तो ये केल्टिक कहलाता था। अबाउट 800 ईयर्स अगो डैश वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज था। कुछ वर्ड्स है, डोवर, लंदन, कम्बरलैंड, लंदन, न्यूयॉर्क, थेम्स, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ETC वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स है ये, तो केल्टिक वर्ड्स ही है, उसका अपना वर्ड्स है, ठीक है ना। अब चलते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में, तो मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे लेकिन इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसका हम पढ़ेंगे। जो 12th में है आपका मिडिल इंग्लिश हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा, उसके बाद स्टोरी ऑफ ड्रामा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, हो जाएगा तो हम पढ़ ही देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप समझिए क्या कहना चाहता है। मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं, तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत जो हुआ था ना ये 1150 से हुआ था और 1500 तक रहा। मिडिल इंग्लिश पीरियड आप देख लीजिए, AD की बात करता है, AD 1150-15, ठीक है, AD आपका लगा होना चाहिए। मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट, तो ओल्ड इंग्लिश तो 1066 में ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, फिर ये इस गैप कितना का रहा, तो लगभग ए सेंचुरी का रहा। मिडिल इंग्लिश वाज
ए या ए एंड डैश लैंग्वेज। तो कैसा लैंग्वेज था? डायलेक्टिकल लैंग्वेज था, यानी कि इसमें बहुत सारे डायलेक्ट आ चुके थे। डायलेक्ट मतलब क्षेत्रीय भाषा का समावेश हो चुका था। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय डैश एट द वेस्ट मिस्टर अवे, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुका था, ठीक है ना। और ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, किसने आविष्कार कर दिया था? विलियम कैक्सटन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इसमें दो प्रमुख घटनाएं हुए थे, एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का। और ये कब आया था? 1400 ईस्वी में, 1400 सेंचुरी। द डैश वाज ए सीरीज ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वर्ड्स। अंग्रेजी के बड़े वर्ड्स में उनके प्रोनाउंसिएशन में जो चेंज आता है, उस चेंज के सीरीज को क्या कहा जाता है? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। डैश इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म। कब अंग्रेजी जो है ना दोनों फॉर्म में आया, बोलने के फॉर्म में भी आया और लिखने के फॉर्म में आया। तो ये कब आया? तो मिडिल इंग्लिश में ही आया। मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? तो मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट थे, जबकि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे? तो 4 डायलेक्ट्स थे, याद रखिएगा। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवोल्व्ड फ्रॉम द डैश डायलेक्ट। ये जो मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, ये कहाँ से आया है? तो ये आया आपका ईस्ट मिडलैंड से। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द डैश। फ्रेंच जो है ना इन्फ्लुएंस, द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फ्रांस का जो प्रभाव है ना, वाज ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द डैश। कब? 14th सेंचुरी में इसका ज़्यादा प्रभुत्व था। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, लगभग एक बात करते हैं एस्टिमेट के अनुसार, तो लगभग 10,000 वर्ड जो है ना, न्यू वर्ड को लिया गया, कहाँ? फ्रेंच से इंग्लिश में डाला गया। व्हाट परसेंटेज फ्रेंच वर्ड्स वी यूज टुडे। आज लगभग 75% वर्ड जो है ना, हम फ्रेंच का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश पीरियड witnessed extensive and fundamental changes in the phonological and grammatical system in English। तो कौन से पीरियड में? तो मिडिल इंग्लिश में बहुत सारे सिस्टम में चेंज आए, ठीक है ना, वर्ड में, साउंड में, ग्रामेटिकल सिस्टम में। द रोमन ऑफ द रोज इज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपका था विलियम जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया था। डैश वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन से ऐसी किसका वर्क्स था जो कि मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है? मिडिल इंग्लिश के ग्रामर के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। वो सबसे अच्छा काम किसने किया था? जॉफ्री चौसर के पुस्तक से ही जानकारी मिलती है मिडिल इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। वोक्स क्लोमैंटिस इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रोवर के द्वारा। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश फेज, अर्ली लिटरेचर की बात करते हैं तो 1150 से 1215 इज एक्सक्लूसिविंग डैश इन नेचर, तो रिलीजियस, अधिकांशतः इस पीरियड में जो है ना रिलीजियस के बारे में लिखा गया था। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज नॉन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट डैश राइटर्स। तो ये इंडिविजुअल राइटर्स में, जब इनसे आगे बढ़ाना तो 14th सेंचुरी में बहुत सारे इंडिविजुअल राइटर्स हुए और वो लिखना शुरू किए। पियर्स द प्लोमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, ओके। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन एडी, तो 1476 इसमें पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप किया गया था, मतलब उसका यूज़ किया गया था, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश, अब चलते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। 1500 से लेकर के आज तक के काल को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसका देख लीजिए 1500 से लेकर के ऑनवर्ड तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? देखिए, डैश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO का जो हो चुका है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो क्या हो चुका है? इंग्लिश। डैश हैज फर्दर स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। तो किसके बारे में बात करता है? आज है वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी का काफ़ी धड़ल्ले से एवरीडे यूज करते हैं हम लोग। इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेजेज, लगभग जो है ना 15 भाषाओं से मिलकर के इंग्लिश का निर्माण हुआ है, ठीक है। द डैश आर क्विक लर्नर्स ऑफ द लैंग्वेज, कौन क्विक लर्नर्स है? तो ऐसा माना जाता है, अफ्रीकन तो नहीं होगा, इंडियंस माना जाता है क्विक लर्नर इंडियंस को माना जाता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है? द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड, डिक्शनरी जो पब्लिश्ड हुआ इंग्लिश का वो 1755 ईस्वी में हुआ। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु
अपोज द बोरोइंग इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड, ये प्यूरिस्ट थे जो कि अपोज करते थे बोरोइंग को इन इंग्लिश लैंग्वेज को, और उसी को प्यूरिस्ट कहा गया, ग्रुप ऑफ पीपल को। द नेम ऑफ फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी 1755 ईस्वी में आया था, उस डिक्शनरी का नाम क्या था? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली डैश वर्ड्स वेर इंक्लूडेड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें लगभग कितने वर्ड को संग्रहित किया गया था? लगभग 40,000 वर्ड को संग्रहित किया गया था, ठीक है। द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस शेयर द डैश इस्टेब्लिश ऑर्डर इन लैंग्वेज, तो किसको? स्पिरिट ऑफ द एज को। 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन, 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑगस्टन एज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आपका है नेक्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। द ड्रामा, वर्ड ड्रामा कहाँ से आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ग्रीक से आया। ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा का मतलब होता है थिंग्स डन। ड्रामा ऑफर्स अस ए डैश ऑफ इट्स इमेजिनरी रियलिटी। इमेजिनरी रियलिटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है ये। इन ए ट्रेजेडी द कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन ए डैश। ट्रेजेडी की बात करता है तो ट्रेजेडी में क्या होता है? कंक्लूजन होता है। द पर्पस ऑफ ए मिराकल प्लेज और मिस्ट्री वाज, ये क्या होता है? डायरेक्टली डिडक्टिव होता है। इन मॉडलिटी प्लेज द कैरेक्टर वेयर, मॉडलिटी प्ले में जो कैरेक्टर होता है ना, वो कैसा होता है? वर्चुअस पर्सोनिफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोस्टर ट्वेस्टर इज द फर्स्ट, क्या था? रियल कॉमेडी था। और फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, रियल कॉमेडी में रोस्टर ट्वेस्टर आ गया और रियल कॉमेडी में गोरबोडक आ गया। इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर मैन ऑक्यूपाइड, शेक्सपियर की बात करते हैं ना तो मैन जो है ना ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, ये आपका आंसर होगा। टी.एस. इलियट रिवाइव्ड ऑफ डैश इन द 20th सेंचुरी, तो वर्स ड्रामा, टी.एस. इलियट ने जो है 20th सेंचुरी में जो है ना वर्स ड्रामा को ऊपर उठाया। ऑथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर, ये सब ट्रेजेडी है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ओके। चित्रा, रेड ओलियंडर रिटेन बाय, किसके द्वारा? तो आर.एन. टैगोर के द्वारा। हयावदन एंड तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लेखक हैं और उसके कुछ वर्क्स हैं, रचनाएं हैं जो कि हम वीडियो में डाल दिए हैं। बस इतना सा आपका काफ़ी है, ठीक है ना। फिर आपका ग्रामर सेक्शन है, आप उसको देखिए, ठीक। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेखक का नाम दिए हैं, उनकी रचनाएं, ठीक। यहाँ से आप इसको पढ़िए 1 नंबर से, जैसे कि मैकबेथ है, हैमलेट है, ऑथेलो है, चित्रा, गीतांजलि दूसरा नंबर में। आप देखिए इधर राइटर का नाम है, ये इधर क्या है? इसका वर्क्स है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कीजिएगा, तैयारी करते चले जाइएगा, स्किप करते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।